हेलो फ्रेंड्स, डेफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि हर कंपटीशन एग्जाम के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ कंप्यूटर भी कंपलसरी हो गया है। तो इसी के ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए आज से कंप्यूटर की क्लासेस लेके आए हैं। तो मैं विकास, आज से हम कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं या फिर आए हुए हैं, किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है, कहां से क्वेश्चन उठाता है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर, जैसे ही कंप्यूटर की हम बात करते हैं, हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन आता है कि हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है कि ये कंप्यूटर है, ठीक है, जिसमें हम नॉर्मली इसको सीपीयू बोलते हैं। हालांकि ये सीपीयू नहीं होता है, सीपीयू दूसरी चीज होता है। एक्चुअल में इसे बोलते हैं कैबिनेट। ये होता है कैबिनेट बॉक्स, ठीक है। ये मॉनिटर होता है, कीबोर्ड, माउस, जो नॉर्मल हम इनको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने पहली ये इमेज आती है। एक्चुअल में ये क्या है, वास्तव में ये जो हम कंप्यूटर जिसको हम देखते हैं, जो हमारे सामने इमेज क्रिएट होती है, ये एक तरीके से लिमिटेड इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, फिर लिमिटेड इमेज इसके हम बोल सकते हैं। एक्चुअल में कंप्यूटर एक बहुत बड़े लेवल पे, एक डिजिटल फॉर्म में हम बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये इसको एक तरीके से इसके कार्य को, इसकी क्षमताओं को सीमित करने का एक काम हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कि ये कंप्यूटर है, तो हमारा मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर है, ठीक है। इसके अलावा आजकल जो डिजिटल बोर्ड आ रहे हैं वो भी एक तरीके से कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। इवन एक जो वॉशिंग मशीन होती है वो भी हमारा कंप्यूटर है। जब हम कंप्यूटर के टाइप पढ़ेंगे तब हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो अब जब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर वर्ड कहां से आया, क्या इसकी डेफिनेशन है, इसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर, अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर का विकास कब हुआ। यहां पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है कंप्यूटर का उदय कब हुआ, दूसरा विकास कब हुआ। दोनों अलग अलग चीजें हैं। विकास अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि कंप्यूटर का उदय कब हुआ, तो उसका आंसर होगा हमारा 19वीं शताब्दी। अगर आता है कि कंप्यूटर का विकास कब हुआ, तो उसका आंसर होगा हमारा 20वीं शताब्दी। अभी आज के टाइम में 21वीं सदी को बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी का युग। सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी का युग आज के टाइम में बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो भी इंसान है, इंसान के 95% एवरेज 95% ऐसे काम हैं जो कंप्यूटर के बिना नहीं हो सकते। आप पूरे दिन बिना मोबाइल के, बिना टीवी के हम नहीं रह सकते। किसी भी एंगल से हम कुछ भी काम करें, हर काम, कोई भी हमें सूचना हमें मिलती है, किसी को हमें सूचना भेजनी हो, तो सारे काम हम किसके थ्रू करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि कंप्यूटर का उद्भव या उद्भव कब हुआ, तो आपको विकास, उद्भव यानी कि विकास, तो उसका आंसर होगा हमारा 20वीं शताब्दी। और उदय कब हुआ, उसका आंसर होगा हमारा 19वीं शताब्दी। एक्चुअल में क्या हुआ था, आज से लगभग 500 साल पहले एक देश जो आज भी है, नाम आपने सुना होगा, चीन, ठीक है। अभी कोविड-19 के चक्कर में कुछ ज्यादा ही वैसे ही प्रचलन में है। तो यहां पे लगभग 500 साल पहले एक व्यक्ति, एक गणितज्ञ हुए जिनका नाम था ट्रिम क्रेमर। ट्रिम क्रेमर एक गणितज्ञ थे जिन्होंने कंप्यूटर की नींव रखी थी। कंप्यूटर की नींव किस रूप में रखी थी, इन्होंने एक यंत्र बनाया था जिसका नाम था अबेकस। नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, अबेकस। आज के टाइम में इसका उपयोग है वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ज्यादा हो रहा है। वहां पे इस यंत्र को छोटे बच्चों को एक तरीके से खिलौने के साथ साथ उनको गिनती सिखाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ये एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिसमें क्या लगे होते हैं, तार लगे होते हैं, और इनमें क्या रहते हैं, मन के पिरोए रहते हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से क्या की जाती थी, गणनाएं की जाती थी। इसको किसने बनाया, ट्रिम क्रेमर ने। कब बनाया, आज से लगभग 500 साल पहले। नाम क्या रखा इसका, अबेकस।
अबेकस का एक्चुअल में चीनी में भाषा में लगभग इसका संबंध गणना करने से होता है, लेकिन पूरे विश्व में हम चीनी भाषा को तो मानक मान के नहीं चल सकते। उसी तरीके से आज के टाइम में अगर हम बात करें मानक भाषा की, तो हमें पता है कि पूरे विश्व में इंग्लिश को हम एक तरीके से स्टैंडर्ड लैंग्वेज या मानक लैंग्वेज के रूप में काम में लेते हैं कि आप किसी भी देश में जाओ, वहां पे इंग्लिश अगर आपको आती है तो आपकी वहां पे जरूरी नहीं कि वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको है, अगर इंग्लिश आती है तो भी उसके थ्रू आप वहां पे आपको जो भी प्रोसेसिंग जो भी करनी है, एक्टिविटीज करनी है, वो आप परफॉर्म कर सकते हो। तो क्या अबेकस नाम फिर कंप्यूटर नाम कहां से आया? अबेकस का और कंप्यूटर का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए उस टाइम पे एक मानक भाषा होती थी जो थी ग्रीक। मानक भाषा क्या थी? ग्रीक। ग्रीक भाषा उस टाइम पे क्या थी? मानक भाषा थी, जिसमें से वर्ड लिया गया है कंप्यूट, जिसमें से वर्ड लिया गया था कंप्यूट। एक चीज, ग्रीक भाषा को अभी वर्तमान में लैटिन भाषा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लैटिन भाषा के नाम से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर शब्द किस शब्द से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है, और ऑप्शन में अगर ग्रीक दे दे तो हमें राइट आंसर क्या करना है? ग्रीक। हो सकता है आपको वहां पे लैटिन की बजाय ग्रीक दे दे, क्योंकि ग्रीक इसका क्या है? पुराना नाम है, हो सकता है आपको लैटिन भी दे दे। तो आपको दोनों नाम ध्यान में रखने हैं, किससे लिया गया है? ग्रीक या लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। अभी तक हमने क्लासेस में, स्कूल्स में ये चीज पढ़ी है कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर आर या ई आर लग जाता है तो वो उसका सब्जेक्ट हो जाता है या कर्ता हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं प्ले, ठीक है। प्ले क्या होता है? खेलना। और इसके लास्ट में अगर ई आर लग जाता है तो प्लेयर क्या होता है? खेलने वाला, ठीक है। यूज, किसी चीज को क्या करते हैं? यूज कर रहे हैं, और उस चीज के आगे आर लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? यूजर, उसका उपयोग करता। इसी तरीके से कंप्यूट वर्ड के लास्ट में क्या लग गया? ई आर, सॉरी आर। इसका मतलब क्या हो गया? गणना करने वाला यंत्र। तो कंप्यूट क्या होता है? गणना, और कंप्यूटर क्या होता है? गणना करने वाला यंत्र। तो अब हमारे यहां से 2-3 क्वेश्चन जनरेट होते हैं। एक तो ये कि कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया। दूसरा, इसकी नींव किसने रखी थी कंप्यूटर की? गणितज्ञ ने रखी थी, जिनका नाम था ट्रिम क्रेमर। उन्होंने एक यंत्र बनाया था, ठीक है। लकड़ी का एक बोर्ड था जिसमें तार थे, मनके थे, और जिसका नाम क्या रखा गया था? अबेकस रखा गया था। ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं, ये आपको ध्यान रखने, एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर की डेफिनेशन की। कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये चीज हमने पढ़ी है कि कंप्यूटर एक क्या है? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं की है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये हमें पता है। इलेक्ट्रॉनिक है और स्वचालित है। स्वचालित की अपने आप चलती है। आप इसको एक बार कोई इंस्ट्रक्शन देके दो तो ये क्या करेगा? उसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा, जो भी इसको कार्य करना उसको कंप्लीट करेगा और हमें आउटपुट या रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। तो स्वचालित है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक की। क्या कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रिकल है? यहां से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये कि इलेक्ट्रॉनिक, क्वेश्चन ये था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है।
एक लाइन, दूसरी लाइन और थी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। अब इसके अंदर चार ऑप्शन थे, ए बी। ऑप्शन क्या क्या थे? ए सही है, दूसरा था बी सही है, तीसरा था ए व बी दोनों सही हैं, और चौथा आंसर था दोनों गलत है। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक मशीन है। ऑप्शन थे कि ए सही है कि हाँ भाई कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या फिर बी कि नहीं इलेक्ट्रिकल मशीन है, या दोनों सही है या फिर दोनों ही गलत है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ए और बी दोनों किया था, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो होगा फर्स्ट, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्यों है ऐसा, इसके पीछे क्या रीजन है? सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है और इलेक्ट्रिकल क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारा पंखा है, पंखा इलेक्ट्रॉनिक होता है कि इलेक्ट्रिकल होता है? एक्चुअली में पंखा है वो हमारा इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल क्यों? क्योंकि जो भी मशीन है वो अगर एसी में काम करते हैं, अल्टरनेट में अगर काम करते हैं, तो वो मेरी कौन सी होंगी? इलेक्ट्रिकल। वो कौन सी होगी मेरी? इलेक्ट्रिकल। और अगर मेरी मशीन है वो डीसी में काम करती है, डायरेक्ट करंट में काम करती है, तो वो मेरी कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉनिक। एसी डीसी का मतलब, अगर एसी मतलब अगर हमारी कोई मशीन है, हमारा जो पंखा है वो एसी पे काम करता है। एसी का मतलब इसमें करंट जो है वो अल्टरनेट वेव्स में आएगा, कंटिन्यू एक सीक्वेंस में नहीं आएगा। वोल्टेज है इसमें कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है? तो वो है पंखा इस चीज को बर्दाश्त कर सकता है कि वोल्टेज कम ज्यादा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डीसी के अंदर, डायरेक्ट करंट के अंदर क्या होता है, वो डिवाइसेस या इक्विपमेंट या मशीन्स जो कि डीसी पे काम करते हैं, इसका मतलब उन्हें एक कंटिन्यूस सीक्वेंस में वोल्टेज है, वो करंट है, वो चाहिए। तो जो डीसी के अंदर जो सर्किट काम करेगा वो इस तरीके से करंट है वो फ्लो होगा। अब ऐसे करंट फ्लो करना ये एक स्मार्ट वर्क हो गया। तो किसी भी स्मार्ट वर्क को या इस तरीके के करंट को कंट्रोल करने के लिए एक कोई ना कोई सर्किट बोर्ड है वो होना कंपलसरी है। क्या होना जरूरी है? सर्किट बोर्ड। मतलब सीधी सी बात है, जिसमें सर्किट बोर्ड लगा हुआ है वो कौन सा हो गया मेरा? इलेक्ट्रॉनिक। और जिसमें सर्किट बोर्ड नहीं लगा हुआ वो कौन सा हो गया मेरा? इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो कंप्यूटर कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हमारे टीवी का रिमोट वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। पंखा है, क्या पंखे में कोई बोर्ड लगाया हुआ है? सर्किट बोर्ड का मतलब है, आपने देखा होगा इस तरीके से बोर्ड होता है, उसके अंदर ऐसे कुछ सर्किट बने हुए होते हैं। आपने कोई भी डिवाइस, रेडियो वगैरह, टीवी वगैरह आपने ओपन करके देखा हो तो वो सर्किट बोर्ड होता है। हमारे रिमोट में सर्किट बोर्ड होता है, बिल्कुल होता है। क्या मोबाइल में सर्किट बोर्ड है? बिल्कुल है। तो जिसमें भी सर्किट बोर्ड होता है वो सारे मेरी कौन सी डिवाइसेस होंगी? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगी। तो कंप्यूटर भी क्या है मेरा? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या इलेक्ट्रिकल है, कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है। तो आंसर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दूसरी चीज कि कंप्यूटर है वो एसी पे काम करता है कि डीसी पे काम करता है, अल्टरनेट करंट पे काम करता है या डायरेक्ट करंट पे। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या होना चाहिए? किस पे काम करता है? वो डायरेक्ट करंट पे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, नेक्स्ट पार्ट की। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता से रो डेटा को स्वीकार करती है।
अब यहां पे एक और नई चीज आई है, रो डेटा। डेटा नाम आपने सुना होगा, रो डेटा भी सुना होगा। एक्चुअल में रो डेटा क्या होते हैं? रो डेटा ए से लेके जेड, ए से जेड 0 to 9 @ सेमीकोलन कोमा डॉट हैश डॉलर, ये जो कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं एटसेट्रा, ये कुछ जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं और ये जो अल्फाबेटिक और नंबरिंग है, ये सारा मिलके मेरा क्या बनता है? रो डेटा। ये क्या है मेरा? रो डेटा। यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर को हम जो डेटा देते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं मेरे? रो डेटा हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करवाते हैं। डेटा में और क्या रो डेटा में कुछ डिफरेंस है? एक तरीके से बोल सकते हैं कि रो डेटा से मिलकर मेरा डेटा बनता है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे कोई नाम लिखा, विकास, ठीक है, ये एक जो नाम है ये मेरा क्या है? डेटा है। इसके अंदर जो भी पार्ट है वो एक तरीके से मेरे क्या है? रो डेटा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, डेफिनेशन पूछ ली जाती है, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि डेटा है क्या कोई काम आते हैं? वास्तविकता में डेटा है, डेटा की डेफिनेशन क्या होती है? डेटा एक ऐसे तथ्य होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर या विशेष मीनिंग नहीं निकलता। वास्तविकता भी यही है कि डेटा हमारे कंप्यूटर फील्ड में डेटा कभी कोई यूज नहीं आता। यूज में क्या आती है? हमेशा इंफॉर्मेशन। अगर हमें इंफॉर्मेशन हम हमेशा काम में लेते हैं, डेटा हमारे कोई काम में नहीं आती, तो फिर डेटा का काम क्या? डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। इसके लिए क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होते हैं? मेरी इंफॉर्मेशन होती है। डेटा का समूह है, क्या होता है? सूचना। कैसे डेटा कैसे काम नहीं आते, ठीक है, सूचना कैसे बनती है, सूचना कैसे काम आती है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूं, कुछ डेटा लिखता हूं, ठीक है, देखते हैं उनका क्या पर्टिकुलर कुछ मीनिंग निकलता है। विकास, कंप्यूटर, भावना, पायल, 40, ठीक है। यहां पे अब मैंने कुछ डेटा लिखे, ठीक है, क्या आप बता सकते हो कि ये किस बारे में बात हो रही है? विकास किसी का नाम भी हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है, या फिर कि किसी चीज के डेवलपमेंट के बारे में भी हो सकता है कि इस चीज का विकास नहीं हो रहा है, इस चीज का विकास होना चाहिए, तो वो भी हो सकता है। क्या एक पर्टिकुलर कोई मीनिंग निकल रहा है? दूसरी चीज कंप्यूटर, कंप्यूटर का कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग निकल रहा है कि कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, या कंप्यूटर मेरे पास 2 कंप्यूटर है, या फिर हमारे घर पे मेरे ऑफिस में जो कंप्यूटर रखा है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो इसका भी कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। भावना किसी लड़की का नाम हो सकता है, या जो फीलिंग्स है वो भी हो सकती हैं। पायल किसी का नाम हो सकता है, या फिर जो पहनने वाली पायल है वो भी हो सकती है। 40 किसी की एज हो सकती है, किसी की एज हो सकती है, किसी के घर का मकान नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये आपकी हो सकता है कोई लैंडलाइन नंबर हो, आपकी सैलरी हो, कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में भी हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। ये सारे मेरे डेटा हैं, लेकिन इनका कोई पर्टिकुलर या विशेष मीनिंग नहीं निकल रहा है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं सूचना में। लाइक एक टेबल बनाई मैंने, नेम, दूसरा एज, तीसरा सैलरी, और एक और बना देते हैं सब्जेक्ट। यहां पे लिखता हूं मैं विकास, भावना, पायल, ठीक है, इनकी एज मान लो 40, 30, 22, ठीक है, इनकी सैलरी कुछ भी,
सब्जेक्ट कंप्यूटर, सब्जेक्ट सबका क्या कर देते हैं, कॉमन करते हैं। अब ये एक इंफॉर्मेशन बनी है कि ये क्या है, इधर वाले जो भी मैंने लिखे हैं ये सब क्या है, नेम है, क्योंकि ये इसको इंडिकेट कर रहा है कि हाँ ये सारे क्या है, मेरे नेम है। ये सब क्या है, एज है, ये इनकी सैलरी है और ये इनका क्या है, सब्जेक्ट है। अब एक सूचना बनती है कि विकास नाम का कोई लड़का है जिसकी एज क्या है, 40 और उसकी सैलरी है कुछ ये और उसका सब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर। तो ये एक पूरी सूचना बन गई। इंडिविजुअली अगर मैं 40 की बात करूं, एज की बात करूं, सब्जेक्ट की बात करूं या नाम की बात करूं तो इसकी कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेशन इसकी नहीं बनती है। तो ये अब मेरी क्या बन गई, इंफॉर्मेशन बन गई। ये क्या थे, डेटा। डेटा मेरे किसी काम के नहीं थे, इंफॉर्मेशन है वो मेरे काम की थी। अब इंफॉर्मेशन किसी कहते किसे है, कलेक्शन ऑफ डेटा, ये डेटा का समूह है, क्या होता है, मेरा इंफॉर्मेशन है। और जो रो डेटा कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, मेरा एक तरीके से जो A to Z हमने लिखा था, A to Z और नंबर्स और कुछ स्पेशल सिंबल, ये सारे क्या है, मेरे रो डेटा है। तो हम कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं, क्या पूरा एक साथ लिख देते हैं, कुछ भी जैसे मैंने लिखा विकास, क्या एक साथ एक बार में पूरा विकास नाम फिल कर दिया, पहले V फिर I फिर K फिर A फिर S फिर H, पूरा नाम मैंने एक एक करके क्या किया है, इसको टाइप किया है। रो डेटा मिलके इनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करके फिर मेरा क्या बना है, डेटा बना है। और डेटा को मैंने क्या किया है, कंप्यूटर में इंसर्ट किया है। कंप्यूटर में हम कोई भी डेटा देते हैं तो वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करता है। ऐसे नहीं कि नहीं भाई आप जो डेटा दे रहे हो ये चीज एक ध्यान रखना कि कंप्यूटर को हम कई बार ऐसा हो जाता है, कंप्यूटर हालांकि मना नहीं करता कि नहीं तू डेटा दे रहा है तो मैं नहीं लूंगा, ऐसा नहीं होता कभी, ठीक है, कि घर से किसी समझदार को बुला के लेके आओ तभी मैं डेटा एक्सेप्ट करूंगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है, इसके अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स या कुछ बाधाएं लगा दी जाती हैं जिसकी वजह से हम है वो डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। बाकी हम अपनी मर्जी से जो भी डेटा चाहें और सुटेबल प्लेटफॉर्म पे वो डेटा हम इंसर्ट कर सकते हैं। अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, इसका मतलब कि कई बार क्या होता है कि हम कोई भी यूजर नेम लिख रहे हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आप ऑनलाइन कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, उसमें ये एरर आ जाता है कि आप इसके अंदर कोई भी स्पेशल सिंबल काम में नहीं ले सकते, ठीक है, या स्पेशल सिंबल काम में ही लेना पड़ेगा लाइक पासवर्ड वगैरह में। तो वहां पे क्या है, हम अपनी मर्जी से डेटा नहीं दे सकते, उसके लिए कंस्ट्रेंट्स बाधाएं होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रो डेटा, बाकी हम कुछ भी इसको देंगे वो डेटा ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट पे। डेफिनेशन का नेक्स्ट पार्ट है, रो डेटा को स्वीकार करता है, ठीक है, और उस पे क्या करता है, प्रक्रिया या प्रोसेसिंग करता है। और नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, प्रोसेसिंग करने के बाद हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या सूचना प्रोवाइड करवाता है, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। कंप्यूटर में मैंने कुछ भी डेटा दिया, हमने पढ़ा कि कंप्यूटर क्यों बनाया, गणना करने के लिए, ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन वगैरह अगर हमें करनी है तो उसके लिए हमने कंप्यूटर बनाया है। तो हम कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट करके छोड़ दिया, बात खत्म। तो क्या ऐसा फिर बनाने का फायदा क्या हुआ? इसीलिए क्या होता है कि हम इसको डेटा देते हैं और डेटा देने के साथ क्या करते हैं, इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसके साथ आपको ये एक्शन परफॉर्म करना है। तो क्या करता है ये डेटा के साथ एक्शन, जैसे ही हमने डेटा इसको इंसर्ट किए उसके साथ इंस्ट्रक्शन देंगे कि इनको आपको ऐड करना है कि घटाना है, ठीक है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कोई भी एक्शन हम इसको जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बताएंगे। ये क्या करेगा, उसके ऊपर जो भी हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर क्या करेगा, प्रक्रिया करेगा। लाइक अगर मैंने इसको रो डेटा दिया 2 और 2, ये मैंने क्या दे दिया, इसको रो डेटा दे दिया, इसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि इनको क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन करके क्या करेगा,
प्रोसेस करके इन दोनों को ऐड कर देगा और ऐड होके आंसर क्या हो गया मेरा 4। क्या 4 वो आंसर इसको प्रोसेस करने के बाद क्या अपने पास ही रख लेता है रिजल्ट या हमें देता है? रिजल्ट को हमें प्रोवाइड करवाता है, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो ये एक मेरे पास क्या आ गया, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आ गई, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट। ठीक है, क्या कहता है, इनपुट जो उपयोगकर्ता से डेटा को क्या रॉ डेटा के रूप में स्वीकार करता है वो क्या होता है मेरा इनपुट। डेटा को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इनपुट लेते हैं, उसके बाद ये इसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। तो ये हो गई हमारी कंप्यूटर की एक डेफिनेशन। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं कि कंप्यूटर एक स्वचालित ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा या उपयोगकर्ता से रॉ डेटा को एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है, उसके बाद उसके ऊपर प्रक्रिया करती है और हमें एक अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल सूचना हमें उपलब्ध करवाती है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब चलते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली क्या है, वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। एक तरीके से शॉर्टकट में कहा जाए तो कोई भी चीज की परिभाषा उसकी कार्यप्रणाली ही होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, महेंद्र सिंह धोनी सब जानते हैं क्या करता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि महेंद्र सिंह धोनी की परिभाषा क्या होगी तो आप क्या बताएंगे कि विकेट कीपर था, विकेट कीपर है अभी भी, ठीक है, बैट्समैन है, एक्स कैप्टन था, ठीक है। तो ये सारी क्या है उसकी डेफिनेशन हो गई। अब उसकी परिभाषा ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। अब उसका काम क्या था, विकेट कीपिंग करना, बैटिंग करना, कैप्टनसी करना, यही तो उसके काम थे। तो सेम कंप्यूटर की भी वर्किंग प्रोसेस वही है जो एक तरीके से इसकी डेफिनेशन है। इसकी वर्किंग प्रोसेस है, हम इसको क्या देते हैं, इनपुट देते हैं और ये उसके ऊपर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है और हमें क्या प्रोवाइड कराता है, आउटपुट। प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करके हमें क्या प्रोवाइड कराता है, आउटपुट। प्रोसेसिंग इनपुट का काम जो डिवाइसेस करते हैं उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस, और जो आउटपुट का काम करते हैं उनको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। प्रोसेसिंग का काम करता है उन्हें प्रोसेसिंग डिवाइसेस नहीं बोलेंगे, उसे बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में भी बता देता हूं, केंद्रीय प्रसाधन इकाई। ठीक है, सीपीयू फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या केंद्रीय प्रसाधन इकाई। आपको जो इंग्लिश में आजकल तो वैसे ही एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो जो आपको सूटेबल लगे उसको आप याद कर लेना। इनपुट का मतलब, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं या कंप्यूटर में डेटा डालते हैं या इंसर्ट करते हैं, वो सारी डिवाइसेस वो क्या होते हैं, मेरे इनपुट डिवाइसेस होती हैं। प्रोसेसिंग का काम सीपीयू। सीपीयू हमने आज तक इस तरीके का एक बॉक्स रखा होता है मॉनिटर के साइड में, हम उसी को सीपीयू बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये क्या होता है, कैबिनेट होता है। एक्चुअल में सीपीयू क्या होता है, इस कैबिनेट के अंदर एक सर्किट बोर्ड लगा होता है जिसे बोलते हैं मदरबोर्ड, जिसके अंदर हमारी रैम रोम सब इसके अंदर लगी होती हैं। इसमें यहां पे एक तरफ सीपीयू लगा होता है जिसकी लगभग ये साइज रहती है और इसके ऊपर एक लगा रहता है फैन। ठीक है, इस फैन को आप कभी खोलोगे, फैन को खोलने के बाद इसको साइड में पिन आती है, उस पिन को दबा के यहां से हम सीपीयू को निकाल सकते हैं। एक छोटी सी चिप होती है इस साइज की, ठीक है, वो क्या होता है मेरा सीपीयू। इसे क्या कहते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। सीपीयू को क्या कहते हैं, दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग, क्योंकि सारा काम वगैरह यही करता है। इसकी 3 यूनिट होती है। प्रोसेसिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है ALU, एक होता है CU, तीसरा होता है MU।
हम जब कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो उसके बाद ये प्रोसेसिंग करता है। तो ये क्या कर रखा है, इसने प्रोसेसिंग को भी अपने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एएलयू होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, एमयू होता है मेमोरी यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक होता है अंकगणितीय, अंकगणितीय, और लॉजिकल होता है तार्किक। अंकगणितीय कौन से होते हैं? अगर किसी भी तरीके का अरिथमेटिकल या अंकगणितीय ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना हो, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, तो ये सारे काम कौन सा पार्ट करता है? एएलयू करता है। ठीक है, अरिथमेटिक या अंकों से संबंधित जितनी भी गणनाएं होती है वो कौन करता है? मेरा एएलयू करता है। फिर लॉजिकल का क्या मतलब है? लॉजिकल का मतलब है ऐसी चीज जहां पे लॉजिक लगाना पड़े, वो गणनाएं भी कौन करता है? मेरा एएलयू करता है। लाइक ए ग्रेटर देन बी, इन दोनों में से बड़ा कौन है? लाइक ए की वैल्यू हो गई 5, बी की वैल्यू हो गई 6। अब यहां पे मेरे को लॉजिक लगाना पड़ेगा, इनकी वैल्यू पिक करनी पड़ेगी और फिर पता करना पड़ेगा कि इसमें से दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो इस तरीके की कोई भी कैलकुलेशन है वो भी कौन परफॉर्म करता है? एएलयू ही परफॉर्म करता है। इसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या काम करता है? ये नियंत्रण का कार्य करता है। जितना भी हम काम करते हैं, जो भी हमने इनपुट दिए, प्रोसेसिंग वगैरह, सबके ऊपर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। इसके बाद बात करते हैं मेमोरी यूनिट को। मेमोरी यूनिट को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, जब मेमोरी के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी इसको बता देता हूं थोड़ा सा कि जो भी हम डेटा प्रोसेस करते हैं वो मेमोरी में कहीं ना कुछ स्पेस जरूर लेता है। उस स्पेस को मैंने डेटा एंटर कर दिया, यहाँ पे 2+2 सेव नहीं किया है मैंने, लेकिन इनपुट कर दिया है, तो ये मेमोरी में कहीं ना कुछ तो स्पेस जरूर लेगा। तो उस स्पेस को किसको परमानेंट स्टोर करना है या टेम्पररी स्टोर करना है, किस तरीके का ये डेटा है, इसको मैनेज करने का सारा काम कौन करता है? मेमोरी यूनिट करता है। इसके बाद जो भी प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो हमें कौन प्रोवाइड करवाते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। वे डिवाइसेस जिसके थ्रू हमें रिजल्ट मिलता है। मैंने यहाँ पे कीबोर्ड से एंटर किया 2+2, किससे एंटर किया? कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड क्या हो गया? मेरा इनपुट। आंसर मेरे को किस में दिखा? प्रोसेसिंग तो इंटरनल प्रोसेस है उसकी, तो वो तो हमें दिखेगी नहीं, लेकिन ये कैलकुलेट होने के बाद आंसर आया 4 किस में दिखा? मेरे को मॉनिटर में दिखा। तो मॉनिटर क्या हो गया? मेरा आउटपुट डिवाइस। यानी कि वो हर डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो सारी मेरी किस में आएंगी? इनपुट डिवाइसेस में आएंगी। और जिसके थ्रू मेरे को रिजल्ट मिलता है या आंसर मिलता है, जहां से मैं डेटा को देख सकता हूं, वो सारे मेरे किस में आएंगे? आउटपुट डिवाइसेस में आएंगे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में थोड़े दिन पहले, बड़ा ही थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन था कि सीपीयू के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। क्वेश्चन था कि सीपीयू के अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, ऑप्शन थे उसमें, पहला एक तो था पूरा ये इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, एक तो ये ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था एएलयू, सीयू और रजिस्टर। तीसरा था
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और चौथा ऑप्शन एक और था, या फिर नन ऑफ अबव, आप ये मान लीजिए। ठीक है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इसका जो आंसर दिया था वो दिया था ये इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग। लेकिन इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग ये पूरा सिस्टम मिला के कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस है। सीपीयू की वर्किंग प्रोसेस कौन सी है? सिर्फ ये है, एएलयू, सीयू और एमयू। तो सर इसमें से मिलता जुलता क्वेश्चन तो कोई है ही नहीं, एएलयू सीयू तो है लेकिन एमयू नहीं है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, रजिस्टर भी एक तरीके की क्या होती है? मेमोरी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या था? एएलयू, सीयू और एमयू। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल हम डिस्कस करेंगे हमारे इनपुट डिवाइसेस। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सीखते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।